Welcome to the exam engineer. This is Sumit Kumar, and today we are going to learn about emergency because a lot of students are asking for it. And let's go. Now, मैंने लक्ष्मीकांत को रेफ़र किया है ताकि it would be convenient for each aspirant so they can go on. Okay. So सबसे पहले जब हम लोग इमरजेंसी का बात करते हैं, ये आर्टिकल it has been taken फ्रॉम पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 352 से लेके 360 तक मेंशन है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो रीज़न जो है, इट इज़ बेसिकली टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, एंड जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है इसको बरकरार रखने के लिए यूज़ करते हैं. अब होता क्या है ड्यूरिंग इमरजेंसी, एज यू नो, जो हमारा जो स्ट्रक्चर है कंट्री का, स्ट्रक्चर इज़ फेडरल स्ट्रक्चर. व्हाट डू मीन बाय फेडरल स्ट्रक्चर? दैट इज़ पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. ठीक है, तो सेंटर अपने स्फीयर में ऑल पावरफुल रहेगा, स्टेट अपने स्फीयर में ऑल पावरफुल रहेगा, एंड देयर इज कंप्लीट इंडिपेंडेंसी ऑन देयर ऑन लेवल. लेकिन इमरजेंसी के टाइम में क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड द स्टेट गोज इन टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर. दैट मीन्स जो स्टेट होता है वो अपना पावर लॉस कर जाता है एंड इट गोज अंडर द सब्जुगेशन ऑफ द सेंटर. दैट मीन्स द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैज चेंज्ड फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी. और ये जो है हमारा कंट्री का एक यूनिक फीचर है, ये और कहीं देखा नहीं जाता है. ठीक है, इट इज़ ओनली इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी सी सच काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दैट इज़ टू ड्यूरिंग इमरजेंसी. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर. आगे चलते हैं हम लोग. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी बेसिकली. सबसे पहला इमरजेंसी होता है नेशनल इमरजेंसी, द सेकेंड इज स्टेट इमरजेंसी, एंड द थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी. ओके, सो आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं क्योंकि आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360. तो फिर से एक बार लेट अस रिवाइज अगेन. नेशनल इमरजेंसी इज रिलेटेड टू आर्टिकल 352, state emergency is related to article 356, and financial emergency is related to article 360. If we are talking about national emergency, तो national emergency में grounds दिए हुए किस बेसिस पे हम लोग national emergency impose कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम लोग बात करें, national emergency में 2 तरह से हम लोग emergency impose कर सकते हैं. ठीक है, एंड ये impose कौन सा कर सकता है? It can be done by the president. And what is the ground? First is external aggression, that is on the ground of war. If suppose India goes war with पाकिस्तान के साथ वार हो रहा है, तो एक्सटर्नल एग्रेशन की बेसिस में इमरजेंसी इम्पोज किया जाएगा. आर्म्ड रेबिलियन मतलब इंटरनल, पहले ओरिजिनली इंटरनल डिस्टर्बेंस था ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद चेंज किया गया है आर्म्ड रेबिलियन में. ठीक है, तो आर्म्ड रेबिलियन दैट मीन्स ए सेक्शन ऑफ a group of people or section of citizen, they rose up in rebellion against the armed rebellion. मतलब वही बंदूक ये सब लेके खड़े हो गए गवर्नमेंट के खिलाफ. तो यहाँ पे पार्ट ऑफ द कंट्री में गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं? नेशनल इमरजेंसी. अब ध्यान देना यहाँ पे, गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर पार्ट ऑफ द कंट्री अंडर नेशनल इमरजेंसी, या पूरे कंट्री में लगा सकते हैं, किसी पार्ट में लगा सकते हैं. ठीक है, दोनों पॉसिबल है. ओके, तो दिस इज अंडर आर्टिकल 352. नाउ आर्टिकल 356, इफ़ स्टेट, किसी स्टेट में लगाया जाता है आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट के अंदर आ जाता है वो कंट्रोल में, और वहाँ का जो गवर्नमेंट होता है दैट स्टेट गवर्नमेंट डिज़ोल्व्स या उसको हटा दिया जाता है. ठीक है, सपोज स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर ने कोई डायरेक्टिव दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, और ये डायरेक्टिव स्टेट फॉलो करने से मना कर रहे हैं, तब इट इज़ नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में द स्टेट हैज़ टू फॉलो द डायरेक्टिव गिवन बाय द सेंटर. ठीक है, इफ़ द स्टेट इज़ नॉट डूइंग सो, तो अंडर आर्टिकल 365 हम लोग बोलते हैं द स्टेट हैज़ फेल्ड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी. ओके, और इसके बेसिस में आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है, दैट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट कैन बी सस्पेंडेड, और उनकी जगह प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है. और प्रेसिडेंट रूल में रूल किसका होगा? प्रेसिडेंट का रूल होगा. सो इट इज़ डन फॉर द स्टेट. ओके, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं. ठीक है, एंड फाइनली इज फाइनेंशियल इमरजेंसी व्हेन द थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज दिस हैपनिंग. तो आर्टिकल ये 360 आपको याद रखना है. तो ये 3 तरह का इमरजेंसी है. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ अब ध्यान देना आप यहाँ पे, मैंने बता दिया ये व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच
प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर, कौन डिक्लेयर कर सकता है इमरजेंसी, याद रखना प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। व्हाट आर द ग्राउंड्स, देखो यहाँ पे, तो द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं, एंड द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबेलियन, और इसी को इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं। ओके मैंने बताया था ये आर्म्ड रेबेलियन ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल डिस्टर्बेंस मेंशन था, लिखा भी हुआ है पे। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इंटरनल डिस्टर्बेंस एज द थर्ड ग्राउंड फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, बट ये एक्सप्रेशन बहुत ही वेग था, it was not clear what can be constituted as internal disturbance, so for this purpose अमेंडमेंट लाया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, और फिर इस वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया गया आर्म्ड रेबेलियन से। ओके बिकॉज इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस का ही जरिया देके 1975 में इमरजेंसी हुआ, बहुत सारे एज यू नो, ठीक है, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू दैट, सो आफ्टर दिस 44th अमेंडमेंट से इस प्रोविजन को हटा दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस, और इसके जगह क्या लाया गया, आर्म्ड रेबेलियन लाया गया। ओके ठीक है। अब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी कैसे प्रोक्लेम कर सकता है, ओनली आफ्टर रिसीविंग ए रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। आपको पता ही है प्रेसिडेंट हमारे जो कंट्री है, ठीक है, इसका नॉमिनल हेड होते हैं, एंड रियल हेड कौन होते हैं, रियल हेड इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो आफ्टर द रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट ही जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं, खुद ब खुद नहीं कर सकते, बिकॉज अंडर आर्टिकल 75 इट इज़ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट to follow any advice given by council of minister headed by prime minister। तो यहाँ पे एक्चुअली में जब भी प्रेसिडेंट लिखा रहेगा तो आप समझ जाना इट इज़ टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज इंडिया में प्रेसिडेंट इज mere rubber stamp and all the power, real power is presiding under the control of prime minister। ओके तो ये सब चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो 44 अमेंडमेंट बता दिया था मैंने। फर्दर मिनर्वा मिल केस में भी बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो नेशनल इमरजेंसी है इट कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड और डिक्लेरेशन वाज बेस्ड ऑन हॉली एक्सटेंशन एंड इरेलेवेंट फैक्ट्स और एब्सर्ड। मतलब जैसे मान लीजिए आप अगर किसी ने नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया, ठीक है, देयर वाज नॉट नेसेसरी मैलिफाइड इंटेंशन, मतलब ड्यू टू बैड इंटेंशन, अपने पर्सनल गेन के लिए अगर उन्होंने ऐसे किया है तो इट कैन बी चैलेंज द ग्राउंड challenge to the Supreme Court। Okay, so this is one thing। now आप ध्यान देना, जब भी नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जाता है, ओके जस्ट अ सेकेंड, आई एम वेरी सॉरी दैट वाज एन अर्जेंट कॉल। चलो लेट्स स्टार्ट। तो देखो ध्यान देना, जब भी इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जाता है तो ये इमरजेंसी को दोनों हाउस के द्वारा अप्रूव करना पड़ता है विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इस इशू। ओके दैट मीन्स जैसे मान लीजिए आज जैसे आज है 28 जून, आज अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम हुआ तो विद इन 1 month मीन्स आफ्टर, मतलब 28 अगस्त तक इसको क्या करना चाहिए आपको, इट शुड हैव बीन अप्रूव बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, विद इन 1 month, ठीक है। ओरिजिनली ये पीरियड जो था इट वाज 2 month, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसको रिड्यूस कर दिया गया, नाउ द पीरियड इज़ फॉर 1 month ओनली। ओके सो ध्यान रखना आप लोग ये बात, एक बार प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दिया तो फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ द इमरजेंसी विद इन 1 month द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शुड अप्रूव द इमरजेंसी। ओके अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, नहीं होगा तो फिर इमरजेंसी आपका इट सीजेस टू हैपन, ठीक है, वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। ओके समझ आ गया। अब कंडीशन क्या है, अगर प्रोक्लेमेशन जो इशू किया गया इमरजेंसी का ड्यूरिंग द टाइम लोकसभा डिसॉल्व्ड है, ठीक है, तो तब क्या होगा फिर वहाँ पे, इफ़ द प्रोक्लेमेशन इज इशूड एट द टाइम व्हेन द लोकसभा हैज़ बीन डिसॉल्व्ड और द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 month विद इन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन सर्वाइव्स until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after it reconstituted, providing the Rajya Sabha has it in the meantime approved it। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व हो गया, ठीक है, या उस 1 month के दौरान लोकसभा डिसॉल्व हो गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, राज्यसभा को आपको अप्रूव तो करना ही पड़ेगा, और जब नया लोकसभा बनेगा तो नया लोकसभा का द फर्स्ट थिंग इट हैज़ टू डू, इट हैज़ टू अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज़ टू अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट सॉरी, इट हैज़ टू अप्रूव द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी।
ठीक है। इफ़ अप्रूव बाय बोथ हाउस, अगर बोथ हाउस ने अप्रूव कर दिया तो इमरजेंसी 6 महीने तक कंटिन्यू होगा, ठीक है। एंड उसको फिर आफ्टर एवरी 6 मंथ इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय द अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑब्वियसली, ठीक है। तो मतलब इफ़ अप्रूव बाय द both house, that means the emergency can extend only up to 6 month period, okay, and after 6 month again it has to be extended by the approval of the parliament. president अकेला नहीं कर सकता है, इस बात का आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ओके। यहाँ तक क्लियर है। एंड इससे पहले तो पता ही है आपको 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले तो एक बार पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो फिर एज लॉन्ग एज द कैबिनेट डिज़ायर तब तक इमरजेंसी हो ये हेल्ड करके रख सकते थे। लेकिन आफ्टर 44th अमेंडमेंट, आफ्टर इंदिरा गांधी, दिस अमेंडमेंट वाज ब्रॉट सो दैट जो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो यूनिटरी प्रोविजन है इस पर रोक लगाया जा सके। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इफ़ द डिसोल्यूशन ऑफ द लोक सभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months विदाउट अप्रूविंग द फर्दर कंटिन्यूएंस ऑफ द इमरजेंसी, then the proclamation survive until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution, provided the Rajya Sabha has meantime approved it. अब मान लीजिए पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, दैट मीन्स इट हैज़ बीन अप्रूव बाय लोक सभा एंड इट हैज़ बीन अप्रूव बाय राज्य सभा, ओके। तो अब वो प्रोक्लेमेशन 6 month के लिए वैलिड है, ओके। अब नाउ अब आफ्टर 6 month इट हैज़ टू बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट अगेन। अब मान लीजिए इस 6 month के दौरान लोकसभा डिसॉल्व हो गया, ओके। तो फिर क्या होगा? फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द इमरजेंसी इट हैज़ टू बी अप्रूव बाय द राज्यसभा सॉरी, एंड द प्रोक्लेमेशन सर्वाइव अंटिल 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा। पहली बार लोकसभा बना, रिकन्स्टिट्यूट हुआ लोकसभा, और प्रोक्लेमेशन सर्वाइव कब तक करेगा? जब तक जो लोकसभा का 30 days कंप्लीट ना हो जाता है तब तक वो सर्वाइव करेगा। देन द प्रोक्लेमेशन सर्वाइव्स अंटिल 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर इट्स रिकन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइडेड राज्यसभा हैज इन द मीन टाइम अप्रूव्ड इट्स कंटिन्यूएशन, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर। किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप, ओके। तो ये था आपका सम प्रोविजन ऑफ दिस। नाउ हाउ इट कैन बी रिवोक्ड, रिवोकेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन, मतलब इसको वापस कैसे लिया जा सकता है? इट कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन जैसे प्रोक्लेमेशन से इशू किया उसी प्रोक्लेमेशन से वो रिवोक भी कर सकते हैं, एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर रिवोकेशन, ठीक है। अगेन प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक ए प्रोक्लेमेशन इफ द लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन। अगर लोकसभा, आपको पता ही है लोकसभा इज़ अ पॉपुलर हाउस, ठीक है। अगर लोकसभा ने ये पास कर दिया कि आपका जो ये प्रोक्लेमेशन है इसको डिसअप्रूव करे लोकसभा, तो फिर क्या होगा? तो आपको प्रेसिडेंट को तब भी रिवोक करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता ही है लोकसभा इज़ द पॉपुलर हाउस। यहाँ पे गवर्नमेंट इज़ इंजॉइंग कॉन्फिडेंस, तब तक गवर्नमेंट फॉर्म अपना सरकार बना सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई लोकसभा इज़ अपरमोस्ट पावर इन दिस, एंड ये सेफ गार्ड भी 44 अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो इस तरह से करके आप हम लोग देख सकते हैं कि 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in case of national emergency because it has brought many changes so that the government cannot do according to his whims and fancies, okay। तो क्या होता है आप ध्यान देना। तो हमने देखा था नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होता है। पहले तो सेंटर स्टेट रिलेशन में सेंटर बिकम्स ऑल टुगेदर यूनिटरी, लोकसभा राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देखा क्या होता है, एंड फंडामेंटल राइट्स में क्या होगा हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट हैपन्स टू द लेजिस्लेटिव फंक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दें, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक लॉ ऑन एनी स्टेट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। दैट मीन्स अगर नेशनल इमरजेंसी हुआ तो मैंने बताया था कि सेंटर बिकम्स ऑल टुगेदर पावरफुल, मतलब यूनिटरी स्ट्रक्चर हो जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कैसा स्ट्रक्चर हो जाता है? यूनिटरी। अब इस यूनिटरी स्ट्रक्चर में ध्यान देना, जो भी स्टेट के अंदर पावर है इट हैज़ बीन सब्ज्यूम्ड बाय द सेंटर। सब्ज्यूम बाय द सेंटर मतलब स्टेट लिस्ट में आप कौन कानून बना पाएगा? सेंटर बना पाएगा। सेंटर मतलब पार्लियामेंट बना पाएगा, ओके। ऑल्दो जो लेजिस्लेटिव पावर है स्टेट का अभी तक वो छीना नहीं गया है, ओके, बट नाउ द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। तो ये ओवरराइडिंग पावर मिल जाता है पार्लियामेंट को ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, okay। So what happens in national emergency? One is the parliament gets overriding power of the over the state list, okay।
तो ये चीज़ होता है, जो बैलेंस होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, वो यहाँ बिगड़ जाता है, वो सस्पेंड हो जाता है. स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट सस्पेंडेड बट द पावर टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट, ठीक है, दे हैज़ बीन सब्जुकेटेड बाय द पार्लियामेंट. Okay, I am clear, I guess. The law made by Parliament of the state subject during national emergency becomes inoperative 6 months after the emergency ceases to operate. अब मान लो इमरजेंसी ख़त्म हो गया, तो पार्लियामेंट जो भी स्टेट सब्जेक्ट में कानून बनाया, ठीक है, मान लो 1 जन में आपका ये इमरजेंसी ख़त्म हो गया, तो आफ्टर 6 मंथ मतलब 1 जून, ओके, ये जो लॉ बनाया स्टेट सब्जेक्ट में, इट विल सीज टू ऑपरेट, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा आफ्टर 6 मंथ तक चलेगा मैक्सिमम. ये बात आपको ध्यान रखनी है. ओके, तो एक ये चीज़ होता है लेजिस्लेटिव पावर, मतलब पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट. नोटेबली वाइल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज एन ऑपरेशन, द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ऑल्सो इफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. अगर पार्लियामेंट सेशन में ही नहीं है, ओके, तब फिर क्या किया जा सकता है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है टू चेंज द स्टेट सब्जेक्ट, मतलब स्टेट सब्जेक्ट में ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो. ओके, फर्दर पार्लियामेंट कैन कन्फर पावर एंड इम्पोज ड्यूटी अपॉन सेंटर और इट्स ऑफिसर एंड अथॉरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर आउटसाइड द यूनियन लिस्ट इन ऑर्डर टू कैरी आउट द लॉ मेड बाय अंडर दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट. आ जाओ फाइनेंस में क्या चेंजेस आते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम में. अगर हम लोग बात करें नेशनल इमरजेंसी में, तो फाइनेंस में क्या होगा, वाइल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. सेंटर और स्टेट में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मॉडिफाई कर सकता है. अभी क्या किया जाता है, अभी फाइनेंस कमीशन सेटअप किया जाता है, और वो फाइनेंस कमीशन फॉर्मूलाज बताते हैं हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी हैपन. नाउ ड्यूरिंग दिस नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ को. इसका मतलब प्रेसिडेंट या तो रिड्यूस भी कर सकता है फाइनेंसेस को, या तो ट्रांसफ़र कर सकता है फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, ठीक है. सच मॉडिफिकेशन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट, ठीक है. तो ये सब चीज़ हो गया. इसके बाद अगेन दोनों हाउस के पास ले करना पड़ता है, ये हो गया. अब आ जाओ, व्हाट हैपन्स टू द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली. तो जब नेशनल इमरजेंसी होता है, ऑपरेशन में होता है, तो लाइफ ऑफ द लोकसभा में बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड नॉर्मल टर्म. 5 ईयर्स था, 5 ईयर्स से बढ़ सकता है, ठीक है. लेकिन ये बढ़ा कौन सकता है, इट कैन बी डन बाय पार्लियामेंट फॉर 1 year एट ए टाइम. हाउएवर दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट. अब इमरजेंसी ख़त्म हो गया तो 6 month, ठीक है, 6 month के बियॉन्ड ये नहीं चल सकता, ठीक है. समय आ गया, तो ये सब चीज़ हो गया. फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फंडामेंटल राइट्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस टू द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग दिस. तो ध्यान देना, जब भी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया जाता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारा आर्टिकल 15 इट हैज़ बीन सस्पेंडेड, ठीक है. तो आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 इट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 358 में क्या बोला जाता है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है, एंड आर्टिकल 359 डील्स विद सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स. इसमें ध्यान देने की बात है, 2 फंडामेंटल राइट्स आपसे कभी नहीं लिया जा सकता है, डेट इज़ आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21. ओके, समझ आ गया. तो आर्टिकल 58 एंड आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ओके, आर्टिकल 358 सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है. कोई सेपरेट ऑर्डर नहीं पब्लिश करना होता है इसके लिए, ठीक है. जब भी आपका नेशनल इमरजेंसी पब्लिश होता है या प्रोक्लेम होता है, देन ऑटोमेटिकली योर आर्टिकल 19 दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इट हैज़ बीन सस्पेंडेड. उसके लिए कोई सेपरेट ऑर्डर पब्लिश नहीं करना पड़ता है. ओके, तो ये हो गया आपका इफ़ेक्ट, पहला चीज़ तो, ठीक है. दूसरा आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट को अथॉरिटी है कि ही कैन सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. दैट मीन्स आर्टिकल 32 को सस्पेंड करने का अथॉरिटी भी प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है. तो एक्चुअली में आपका बाकी फंडामेंटल राइट्स आपका छीना तो नहीं गया है, लेकिन सिर्फ उसका इन्फोर्समेंट छीन लिया गया है, ठीक है. मतलब अगर मान लीजिए आपके साथ आपका कोई भी राइट, फंडामेंटल राइट वायलेट किया जाए, तो आपका अल्टीमेटली गारंटर कौन है, सुप्रीम कोर्ट. यू विल अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. तो यहाँ पे ये बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि प्रेसिडेंट ये जो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32 उसी को मतलब उसको सस्पेंड कर सकता है.
ठीक है, तो राइट तो सस्पेंड नहीं हो, राइट तो अलाइव है, बट टू सीक रेमेडी इज सस्पेंडेड। ठीक है, तो सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट रिलेटेड ओनली दोज फंडामेंटल डेटा स्पेसिफिक इन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। और सस्पेंशन किससे रिलेटेड है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू किया जाएगा और सिर्फ वो फंडामेंटल राइट जो प्रेसिडेंट ऑर्डर में मेंशन होगा उसके इन्फोर्समेंट ही सस्पेंड होंगे। ओके, और आफ्टर दैट इट शुड बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल, ये भी आपका होना चाहिए। ठीक है, इफ़ इट इज़ अप्रूव्ड देन द सस्पेंशन वुड बी वो वैलिड होगा। ठीक है, कोड आउट। अब हुआ क्या, आर्टिकल 44 मतलब 44th अमेंडमेंट से क्या किया गया, हमारा जो आर्टिकल 20 एंड 21 है, इट इज़ द फंडामेंटल राइट में भी मतलब फंडामेंटल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी बेसिक फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इसको सस्पेंड नहीं कर सकता है। आर्टिकल 41 अमेंडमेंट से ये किया गया कि प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट अंडर आर्टिकल 20 और 21। मतलब आर्टिकल 20 और 21 आपका एक तरह से एब्सोलूट राइट है। ठीक है, एब्सोलूट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे इसमें, लेकिन हाँ आर्टिकल 20 21 यू कैन मतलब इवन आफ्टर प्रेसिडेंट ऑर्डर ऑल्सो ही कैन नॉट सस्पेंड दिस राइट टू इन्फोर्स दिस राइट इन द कोर्ट। ठीक है, आर्टिकल 20 पता ही है आपको, प्रोटेक्शन रिस्पेक्शन ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, एंड आर्टिकल 21 क्या है, इन्फोर्समेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम। सिमिलरली 44th अमेंडमेंट से यहाँ पर भी इसका जो स्कोप है आर्टिकल 358 का वो भी रिड्यूस किया गया, एंड द 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। सिर्फ ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन ही जो ये 6 फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, आर्म रेबिलियन के ग्राउंड में नहीं कर सकते हैं आप। आगे समझ में, ये चीज़ इम्पोर्टेंट था। ओके, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नाउ लेट अस गो टू प्रेसिडेंट रूल। तो मैंने बताया था प्रेसिडेंट रूल में आर्टिकल 356 में। ठीक है, तो ओह शिट, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब प्रेसिडेंट रूल पे ध्यान देना आप। यहाँ पे दो चीज़ें, वन इज़ आर्टिकल 355 ये बोलता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू मेक श्योर बेसिकली कि हर स्टेट जो है वो प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चले। ओके, तो इसी मतलब इसी ड्यूटी को पूरा करते हुए, ठीक है, अगर सेंटर को लगा कि स्टेट जो है इट इज़ नॉट रनिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अंडर आर्टिकल 356 वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं। ओके, तो 356 कब लगाया जा सकता है, तो इसके दो रीज़न है, दो ग्राउंड्स है। वन इज़ आर्टिकल 356 एंड अदर इज़ आर्टिकल 365। आर्टिकल 356 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट ये जो है प्रेसिडेंट रूल का जो प्रोक्लेमेशन है वो इशू कर सकता है अगर वो सेटिस्फाइड है, इट इज़ अंडर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट दैट ऐसा सिचुएशन अराइज हो गया जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी रन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब द प्रेसिडेंट कैन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। ओके, तो एक ये हो गया। और इसमें रिपोर्ट किसका रिपोर्ट वो लोग देखते हैं, जैसे गवर्नर हो गया, गवर्नर रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ द स्टेट, दैट इवन विदाउट द गवर्नर रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। एंड वन इज़ आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 क्या बोलता है कि अगर सेंटर ने कोई डायरेक्टिव दिया हुआ है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आर्टिकल 365 बोलता है अगर सेंटर ने, ठीक है, इफ़ द सेंटर फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी डायरेक्टिव फ्रॉम द सेंटर, तो ये प्रेसिडेंट को लॉफुल होगा कि प्रेसिडेंट ये मान ले कि ऐसा सिचुएशन इज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर आर्टिकल 356 के अंतर्गत ये प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गया प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड। ठीक है, अगेन प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द पार्लियामेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months। इमरजेंसी के केस में कितना था, 1 month, ओरिजिनली 2 month था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से चेंज कर दिया गया। ठीक है, दैट मीन्स प्रेसिडेंट रूल शुड बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, याद रखना, समझ आ गया। इफ़ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इज इशूड एट अ टाइम व्हेन
the Lok Sabha has been dissolved or the dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 2 months without approving the proclamation, then the proclamation survive until 30 days from the first sitting of Lok Sabha after its reconstitution, provided the Rajya Sabha approve it in the meantime. ठीक है, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गया या इस 2 महीने के पीरियड में लोकसभा डिसॉल्व हो गया तो फिर क्या किया जाएगा, ये प्रोक्लेमेशन सर्वाइव कब तक करेगा, जब नया लोकसभा बनेगा उसके 1 महीने बाद तक। शर्त ये है कि तब तक राज्यसभा इसको अप्रूव मीन टाइम में कर दे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड। तो हमने क्या देखा, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी कितना टाइम पीरियड के लिए सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, विदाउट अप्रूवल। ठीक है, मतलब इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड विद इन 1 मंथ, 1 मंथ में आपका नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करना होता है। एंड स्टेट प्रेसिडेंट रूल को 2 मंथ के अंदर इट हैज़ टू बी अप्रूव बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, बाकी ये तो सेम है। अब नेशनल इमरजेंसी में भी अगर अप्रूव कर दिया गया तो फिर 6 मंथ तक कंटिन्यू करेगा, यहाँ पर भी वही चीज़ है। ठीक है, और मैक्सिमम इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ। यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड याद रखना। यहाँ पे क्या बोला है कि मैक्सिमम कितना पीरियड, कितना टाइम तक लगा सकते हैं, 3 years तक, एंड एवरी 6 मंथ इट हैज़ टू बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट। हाउएवर अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गया ड्यूरिंग दिस 6 month विदाउट अप्रूविंग द continuation of the president rule, the proclamation again survive for until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after it's reconstituted, provided Rajya Sabha इसको continue, मतलब इसका अप्रूव करे इसका कंटिन्यूएंस के लिए। ठीक है, गुड आउट। Every resolution approving the proclamation of president rule or its continuation can be passed by either house of the parliament only by a simple majority। ये सिंपल मेजोरिटी से पास करना है, वो से नेशनल इमरजेंसी भी सिंपल मेजोरिटी से पास करना होता है वैसे। ठीक है, अब क्या यहाँ पे भी 44th अमेंडमेंट एक्ट से कुछ चेंजेस लाए गए। क्या चेंजेस लाए गए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना आप। ठीक है, तो एक न्यू प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया टू पुट रिस्ट्रेन ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू एक्सटेंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट बियॉन्ड 1 रूल। ठीक है, दैट इज इट प्रोवाइडेड दैट बियॉन्ड 1 year द प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months एट अ टाइम ओनली। ये जो 6 month एट अ टाइम है, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ये इसी से इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, बाकी नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, लेकिन प्रोवाइडेड दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 month पीरियड ओनली जब 2 कंडीशन फुलफिल होगा। ठीक है, तो ये 6 month के पीरियड में एक्सटेंड कब हो सकता है, दिस कंडीशन हैज़ टू बी मेट। व्हाट आर द 2 कंडीशन? पहली बात, ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन इन द होल इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, होल इंडिया या किसी एक पार्ट में ये होगा तभी प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, या इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करे, ठीक है, दैट द जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट कैन नॉट बी हेल्ड ऑन द अकाउंट ऑफ डिफिकल्टी। इलेक्शन कमीशन ये बोले कि जनरल इलेक्शन वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं हो पाएगा, ठीक है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, तब यहाँ पे ये सब चीज़ कर सकते हैं। एंड अगेन द प्रेसिडेंट रूल कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, और इस रिवोकेशन का अगेन पार्लियामेंट अप्रूवल का ज़रूरत नहीं है। क्या कंसिक्वेंस होता है प्रेसिडेंट रूल की वजह से? ठीक है, गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शन है, इट हैज़ बीन टेकन बाय, ठीक है, द प्रेसिडेंट, एंड ही कैन डिक्लेयर द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट। कौन डिक्लेयर कर सकता है? प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है। एंड ऑल द नेसेसरी स्टेप इंक्लूडिंग द सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू एनी बॉडी और अथॉरिटी इन द स्टेट, ये भी कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट ही कर सकता है। देयरफॉर व्हेन द प्रेसिडेंट रूल, जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया जाता है। एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑब्वियसली सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द सीएम, इट हैज़ बीन, उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, और फिर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। ठीक है, कोई डाउट आपको? तो ये चीज़ था आपका। तो फ़र्क क्या है, आप यहाँ पे डिफरेंस याद रखना आप लोग। ठीक है, तो एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन की वजह से ला सकते हैं, ये तो आपको पता ही है, मैंने बताया था आर्टिकल 365। ठीक है, फेलियर टू गिव इशू टू द सेंटर डायरेक्टिव्स, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना।